हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं चैप्टर शुरू करता हूं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप देख सकें। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब जो हमारे शरीर में टॉक्सिक पदार्थ हैं, जो उपापचय क्रियाओं के दौरान जहरीले पदार्थ बनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। और इसमें जितने अंग मिलकर भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में, उन सबको मिला के एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। तो उत्सर्जन के आधार पर जंतु तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अमोनोटेरिक, थोड़ा गौर से समझना। सेकंड, यूरियोटेलिक। थर्ड, यूरिकोटेलिक। तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। अमोनोटेरिक का मतलब जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं, वो अमोनोटेरिक होते हैं। ये ज्यादातर जलीय जंतु हैं, कुछ कीट्स वगैरह हैं, और जो अलवण जल में जो मछलियां होती हैं वे सभी अमोनोटेरिक होती हैं। यूरियोटेरिक जो उत्सर्जन के रूप में अपने शरीर से यूरिया को निष्कर्षित करते हैं, वो यूरियोटेरिक होते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में अमोनिया बनती है उपापचय क्रियाओं के दौरान, लेकिन लीवर जो है वो अमोनिया ज्यादा हानिकारक है, तो उसको बदल के अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये उससे कम हानिकारक होता है और इसको मूत्र के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिकोटेरिक वे जंतु जिसमें यूरिक अम्ल का निर्माण होता है और यूरिक अम्ल उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाला जाता है। ये लगभग सभी पक्षियों में है, कुछ रेप्टाइल्स में है। और ये जो यूरियोटेलिक जो होते हैं, ये कुछ एम्फीबियंस हैं, और जो मेमेल्स हैं, स्तनधारी है, वो सभी लगभग यूरियोटेलिक होते हैं। तो इस प्रकार से तीन भागों में जंतुओं को डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं मनुष्य की। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र जो होता है, वो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है उसमें, वो किडनी होती है। तो मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, आप गौर से देखना। ये दो किडनी है। ये जो पीछे तीसरे नंबर की लंबर जो कशेरुक होती है, उससे ऊपर होती है, और थोरेसिक पोर्शन जो होता है उसमें पीछे की ओर होती हैं। ये दो किडनी होती हैं, लाल रंग की होती हैं। और ये जो बना रहा हूं मैं, ये धमनी और शिराएं हैं, जो इनको रक्त सप्लाई करती हैं और रक्त इकट्ठा करके लेके आती हैं। जो मैं ये गहरी दिखा रहा हूं अंदर से, इसे आप धमनी समझिए, जिससे समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, ये जो किडनी का आकार जो होता है, ये देखना, सेम का जो बीज होता है उसके आकार का होता है, यानी बाहर से फूला हुआ, बीच में से धसा हुआ। ये जो पोर्शन है, इसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम। इस पोर्शन से जैसे धमनी गई अंदर, इस किडनी में गई, ऐसे ही इस किडनी को भी ब्लड सप्लाई करेगी ये। तो ये तो आगे बहुत सी शाखाओं में बट जाएगी। ऐसे ही शीरा है, शीरा रक्त इकट्ठा करके लाएगी, ये भी गई। ये समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, आगे काफी
डिवाइडेशन हो जाता है इनका बारीक बारीक नलिकाओं में। तो ये तो रक्त सप्लाई का और वापस आने का, शिराओं में रक्त अंगों से वापस आता है और धमनियों से रक्त अंगों में जाता है। अब यहां जो है इस पोर्शन से एक मूत्र नलिका निकलती है, जैसे ये मान लो इस प्रकार से। ये आगे जाकर इस प्रकार से आई मूत्र नलिका, और ये एक कीपनुमा जो संरचना है जिसको मूत्राशय बोलते हैं, यह मूत्राशय है, इसमें इकट्ठा होता रहता है। तो ये वृक्क, एक जोड़ी वृक्क होते हैं। ये बायां जो वृक्क होता है वो दाएं वृक्क से थोड़ा आकार में बड़ा होता है और थोड़ा ऊपर की ओर होता है। ये धमनी है, ये सीरा है, ये मूत्र नलिका है, और ये मूत्र मार्ग। यह तो हुई एक सामान्य उत्सर्जन तंत्र की संरचना। अब हम बात करेंगे इस पोर्शन की, किडनी की एलएस देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल काट जो है वो देखते हैं अपन। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसी को बढ़ा रहा हूं, बड़ी करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। ये किडनी है, अब इस किडनी में इस प्रकार के संरचनाएं जिनको पिरामिड बोलते हैं ये होती हैं। इनकी संख्या 8 से 12 होती है, और ये एक किडनी को दो भागों में बांट रही है। जैसे बाहर का भाग, ये भाग तो कहलाता है कॉर्टेक्स, और ये जो पोर्शन है ये वाला जिसमें पिरामिड्स हैं, ये पोर्शन कहलाता है मेडुला। तो अब ये आइलम है ही, आइलम, और जो ये कीपनुमा संरचना जो बनी हुई है इसकी मूत्र नलिका की, इसको जहां मूत्र नलिका प्रारंभ होती है इसको पेल्विस बोलते हैं, पेल्विस। तो ये तो यहां से बता दी मैंने संरचना। अब ये कोर्टेक्स भाग होता है, तो इसमें नेफ्रॉन समझना बहुत जरूरी है, तब ये समझ में आएगी। इनकी पिरामिड्स की संख्या 8 से 12 तक होती है, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो छानने का, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम वही करते हैं, उनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। उनकी संख्या लगभग 10 से 12 लाख एक किडनी में होती है, एक वर्ग में 10 से 12 लाख होती है। तो अब ये जो संरचना है इसको समझने के लिए मैं आपको नेफ्रॉन की संरचना बताता हूं, इस साइड बताता हूं। नेफ्रॉन किस हिसाब से व्यवस्थित होते हैं। नेफ्रॉन को वैसे तो अलग अलग भागों में बांटा है, मैं समझा दूंगा। अब देखिए ये जो संरचना है ये कीपनुमा संरचना है। इससे ये नलिका निकल रही है और ये मुड़ के घूम के वापस जा रही है। और ये जाकर एक नलिका में खुल जाती है। ये मैं समझाने के हिसाब से बना रहा हूं डायग्राम, जिससे आपके समझ में आ जाए इजीली। ये जो प्याले नुमा संरचना इसको बोलते हैं बोमेन
संपुट। और इसके अंदर ये रक्त नलिकाई और गुच्छा बनाती है खूब, और फिर बाहर निकलती है। अब देखिए, इससे रक्त आ रहा है, इसका व्यास अधिक है, यह अधिक चौड़ी है, इसको बोलते हैं अभिवाही, अभिवाही धमनी। और यह है अपवाही, अपवाही, यहां नीचे लिख देता हूं मैं, अपवाही धमनी। यह रक्त को इस ग्लोमेरुलस जो संरचना बनती है, यह है ग्लोमेरुलस, जो कुंडलित रूप है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये पूरा पोर्शन जो है, इसको यहां तक का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं मेलपिगी काय, मेल पिगी काय या मेल पिगी बॉडी। ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं ग्रीवा। और ये अवरोही नलिका है, और ये वाली आरोही नलिका है, आरोही नलिका। ये वैसे देखा जाए तो इतनी मान लो, ये मोटी होती है थोड़ी ऊपर से, इस प्रकार से। मैं थोड़ा सा अलग दिखाता हूं आपको। ये यहां तक, इसके नीचे का ये जो पोर्शन है, ये कहलाता है हैनले का लूप। और ये जो घूम के फिर ये आरोही नलिका जो है, ये खुलती है संग्रह नलिका में। यह है संग्रह नलिका। तो आप देखिए कितने भागों में बट गया। एक तो मेल पी की बॉडी, मेल पी की काय, दूसरा ग्रीवा, तीसरा अवरोही नलिका, चौथा आरोही नलिका, पांचवा जो बीच में है हैनले का लूप, और छठी संग्रह नलिका। तो इस नेफ्रॉन को हम 6 भागों में बांटते हैं। संग्रह नलिका वैसे नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं मानी जाती, क्योंकि ये तो इसमें से होता हुआ फिर मूत्र नलिका में इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक सामान्य नेफ्रॉन की संरचना है। अब ये नेफ्रॉन यहाँ ये किडनी में कैसे व्यवस्थित होते हैं। ये बाहर का भाग जो कॉर्टेक्स है, ये किडनी का नेफ्रॉन का यहां तक का भाग, जिसमें मेलपिगी काय, ग्रीवा भी है, अवरोही नलिका और आरोही नलिका। ये जो है ये कॉर्टेक्स में, इसमें कॉर्टेक्स में स्थित होता है ये भाग। बाकी इतना ये जो भाग है, और ये सब इसमें मेडुला में होता है। अब देखिए कॉर्टेक्स जो है मेडुला के बीच में इस प्रकार से धंसा रहता है, ये ऐसे। तो ये जो है, ये पोर्शन जो है, ये कहलाता है बर्टिनी, बर्टिनी के स्तंभ। तो अब नेफ्रॉन में से, जैसे यहाँ ग्लोमेरुलस में दबाव होता है, और इसकी जो बोमेन संपुट की दीवार है और ये रक्त के शिकाओं की दीवार इस आपस में टच होती है, बहुत बारीक होती है, महीन होती है, इनमें बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं, और जो एक तरह से अल्ट्राफिल्ट्रेशन करते हैं, और ये इसमें से होता हुआ, बोमन संपुट से होता हुआ ग्रीवा में चला जाता है, जो भी छाना जाता है रक्त में से, और वो इससे होता हुआ
इस अवरोही में आता है। अवरोही की दीवारें जो होती हैं वो पक्षमा भी होती हैं, जिससे क्या है कि उसके अवशोषण का सरफेस बढ़ जाए। तो यहाँ पानी का बहुत ज्यादा अवशोषण किया जाता है, जो लाभदायक पदार्थ छट जाते हैं। उसके बाद हेले के रूप से होते हुए ये आरोही में जाता है। आरोही में पक्षमा वगैरह नहीं होते हैं। यह भी यहाँ पानी का अवशोषण खूब किया जाता है, जिससे पानी की कमी न हो, और उसके बाद संग्रह नलिका में डाल दिया जाता है। अब ये संग्रह नलिकाएं जो है ये इकट्ठी होकर एक मूत्र नलिका, जो ये भाग बताया था मैंने आइलम, यहां पर इस प्रकार से कीपनुमा संरचना बनाती हैं। आप ये देखिए, इसमें ये सारे खुलते हैं, संग्रह नलिकाएं सारी इसमें खुल जाती हैं। तो ये इसमें से अपशिष्ट पदार्थों को, जिसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, यूरिया होती है और अन्य कुछ लवण वगैरह होते हैं जो एक्सेस होते हैं, वो सब यहाँ निकाल दिए जाते हैं, और इसके द्वारा ये सारा मूत्राशय में जाके एकत्रित हो जाता है। और वहां पे मूत्राशय की कैपेसिटी जो होती है वो लगभग 600 से 700 ml मूत्र उसमें इकट्ठा हो सकता है। और उसके बाद में जो इसका अंतिम भाग होता है, जो मूत्राशय का, यहाँ पे पेशियां पाई जाती है, वो तो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ऐच्छिक। लेकिन मूत्राशय की जो पेशियां होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं, यानी कि सभी अरेखित पेशियां होती हैं इनमें। तो इस प्रकार से ये उत्सर्जन तंत्र मनुष्य का, और मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूं आपने अच्छी तरह से समझा है। धन्यवाद।